मेरी गर्भवती बहन के आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया तो मेरे जीजाजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि मैंने डरकर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया। लेकिन बहन बोली, तुम्हें ये सब करना ही होगा वरना दूसरे के दिए जख्म इतने तकलीफ नहीं देते जितने अपने के दिए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था। अपनी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग हर चीज़ में सावधान रहे। मेरा नाम रूपा है, हम 2 बहनें थी और मेरी बड़ी बहन पारो की शादी के वक्त में सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों के उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे जीजाजी कैलाश ने मुझे रुखसती के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, रूपा रोने की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर चली गई थी। कैलाश जी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी वो तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरा 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और कैलाश जीजा भी के साथ आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितना दिन वो हमारे घर रहे वह हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा एक बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे और मेरा भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गई थी। मैं 1 हफ्ता हमारे यहाँ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिन के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हाल में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। ये सुनकर मम्मी भी ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वो कहने लगी कि कैलाश उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर दीदी यहाँ आ जाती तो कैलाश जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी होती। वो भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, तभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं रूपा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर में काम काज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, रूपा को अकेले ना भेजना, कैलाश को मैंने कहा है कि वो लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और कैलाश भाई ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी ससुराल में सास ननद की कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उसे उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। कैलाश का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनकी ससुर से पहली मुलाकात थी और मैं सच में कि उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। कैलाश भाई मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करने में अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई। मैं नहाने के लिए अपने कमरे में वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई
साया से मुझे नज़र आया और मुझे यकीन हो गया कि कोई छुप छुपाकर मुझे देख रहा है। यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां देखा दीदी और जीजा आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना ही भूल गई थी और जब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ। रूपा, दरवाजे पे क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध के पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं कैलाश से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटने अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनका ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मुझे इस तरह से कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे हैं? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे, रूपा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी, कहने लगी, कैलाश तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं कैलाश भाई का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई और कैलाश भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहा, ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात में बहुत थक कर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट जली और गर्मी के एहसास में से मेरी आंखें खुली तो मैंने ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद है। कमरे में अंधेरा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और फिर अचानक ही मेरा कोई करीब आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है तो मेरी अपनी पूरी जान लगाकर जोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा और भागकर कमरे से निकल गया। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वो कहने लगी, रूपा, तुम परेशान न हो, कैलाश अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, कैलाश जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन को टॉर्च जलाया दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी कि तुम भी बहुत पागल हो, ज़रा सी अंधेरे से घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रख पाओगे? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कैलाश मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता है, यह बात मुझे समझ नहीं आई। अगर कैलाश भाई दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला नज़र और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास से मैं पूरा डर गई थी और दिमाग में रह रही कर दीदी के ससुर क्या ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके कैलाश भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा पारो, मैंने तुम्हें पहले ही मैंने कहा था कि अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी कि तुम बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था कि इतनी डर जाएगी। मैंने उन दिनों दोनों से कहा कि आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ और कब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस कमरे में आ गई।
थी और दरवाज़ा लॉक कर कर बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था वह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कैलाश भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। कैलाश भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़ अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरी गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह नहीं सकी। मगर कैलाश ने मुझे तो छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम पे नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो कैलाश कहने लगी कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा का यह शब्द से मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि मैं बस तुम प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर के कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया। कैलाश भाई सब कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए और मैंने सोचा था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी को सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा जी के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो के आंखें सुझा ली हैं। तुम फिक्र न करो, शाम को ही मैं कैलाश के साथ तुम्हें वापस भेज दूंगी। जीजा जी के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफर का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनके जोरदार चीख की आवाज़ आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाया, बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, रूपा तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिससे आकर मुझे उठा लिया, मेरा ख्याल किया मेरी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूर में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र न करो, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थी और मुझे गले लगाकर जीजा जी भी वापस आ गए। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर कैलाश भाई भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपनी दीदी के लिए जूस बनाकर ले आओ। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना रही थी कि एक बार फिर कैलाश भाई किचन में आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने कैलाश भाई को धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात कोई असर ना हुई और वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर दीदी आई और इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही गलत करना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो जो कि आप के प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठा है। वो आपको और आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी क्या देगा। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी कि तुम्हें कैलाश के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो, आप पेट से हो और जीजा बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर दीदी जोर से हंसी और कहने लगी, ना ही मैं गर्भ से हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम वहाँ आकर मुझे और कैलाश को बच्चा दे सको। कैलाश किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना
लेना चाहते, उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कैलाश को एक बच्चा दे सको। कैलाश किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसलिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, मैं कैलाश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और कैलाश की ज़िंदगी में बच्चे की कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन की इस गंदे खेल के मैं बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो कैलाश मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। इसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मेरी सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच नहीं आएगा, ये मेरे गुमान में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की। मैं तो खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा गुस्से में अपने पापा के साथ जब बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे न हटे और मेरे खातिर अपने बेटे को झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वो कहने लगे, बेटा तुम पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम भी यकीन न करती, जब कि तुम सच जान चुकी हो तो परंतु अपने घर वापस लौट जाओ। यहाँ दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कैलाश जीजाजी के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरे बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो कैलाश के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने के लिए आए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझा बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है, इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी में।